हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 साउंड। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस न्यू टॉपिक से 13.1 साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। पिछली वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? यानी कि जब आप अपने किसी भी फ्रेंड को आवाज़ देते हो जो कि आपसे थोड़ी दूर में खड़ा हो तो फिर उसको आपका वॉइस सुनाई देता है। तो ये कैसे हो रहा है, आपका जो वॉइस है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे पहुंचा। और जैसा कि हेडिंग बता रहा है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, तो इसी से क्या है कि जो साउंड है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मीडियम क्या क्या हो सकते हैं वो ही हम लोग को अभी इस टॉपिक में पढ़ना है। देखते हैं एक्टिविटी 13.7। Take a metal or glass tumbler. Make sure that it is dry. Place a cell phone in it. Remember that the phone must not be kept in water. Ask your friend to receive a ring on this cell phone from another cell phone. Listen to the ring carefully. Now surround the rim of the tumbler with your hand. Put your mouth on it. Opening between your hands indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter as you suck air? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound becomes loud again? आपको क्या करना है, एक ग्लास या फिर मेटल का टम्बलर लेना है, मतलब एक वेसल, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो पहली चीज़ तो ये कि वो जो टम्बलर है या जो भी ग्लास है वो एकदम ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग को उसमें सेल फ़ोन डाल देना है। इसके अब देखो यहाँ पे तो ये छोटा वाला सेल फ़ोन यूज़ हुआ है जो पहले आता था। आज के डेट में तो सब स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं तो उसमें वो तो नहीं आ पाएगा ग्लास में, ठीक है। अगर स्मॉल वाला फ़ोन होगा तो उसमें डालना है। और उसके बाद फिर क्या करना है कि उसमें जब रिंग बजेगी तो आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, ऑब्वियसली सुनाई देगी। नेक्स्ट टाइम पे आपको क्या करना है, यहीं पे एक्टिविटी में जैसे ये दिखा रहा है कि उस ग्लास का जो माउथ है उसको आपको कवर कर देना है हैंड से पूरा, और उसको अपने माउथ के पास लेकर के जाना है। और जब कॉल अब रिंग होगा ना तब आपको उस ग्लास के अंदर का जो एयर है उसको सक करना है, अपनी तरफ खींचना है। तो क्या जो साउंड है वो उससे स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा जो रिंग हो रहा था वो फेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हाँ, जो साउंड है ना वो तो आपको थोड़ा सा कम सुनाई देगा। और फिर जैसे ही आप उस ग्लास को हटाएंगे अपने मुंह से तो वापस से जो साउंड है वो लाउड हो जाएगा। तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या आप इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो हाँ, इससे हम लोग को क्या पता चला, इज़ इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद इंक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। पूछ रहा है यहाँ पे कि जो टम्बलर था उसके अंदर का जो एयर था वो जैसे जैसे डिक्रीज़ हुआ तो उसके डिक्रीज़ होने से जो लाउडनेस है वो क्यों डिक्रीज़ हो गया, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर विल यू नॉट लिसन एनी साउंड। और अगर आप उसमें जितना भी एयर था उस टम्बलर में वो सबको सक कर लेते तो क्या साउंड सुनाई ही नहीं देता। पहले क्या था कि उसमें अच्छा खासा हवा था, आपने थोड़ा सा हवा सक कर लिया उसमें से, एयर को जब सक कर लिया तो फिर साउंड थोड़ा स्लो हो गया। तो क्या अगर हम लोग पूरा एयर ही उसमें से सक कर पाते तो क्या साउंड गायब ही हो जाता वहाँ से। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। इससे क्या पता चल रहा है कि साउंड को कुछ एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is vacuum in the vessel. Vacuum मतलब एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे एयर तक प्रेजेंट ना हो। तो जब टम्बलर में से पूरा पूरा साउंड रिमूव कर लेंगे ना तो वहाँ उस वेसल में से क्या हो जाएगा कि वैक्यूम वहाँ पे जनरेट हो जाएगा और इसके वजह से जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। और इससे हम लोग को क्या पता चला है कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। Does sound travel in liquids? Let us find out. अभी इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता चला कि जो साउंड है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, एयर होगा तो वहाँ पे साउंड जो है वो मूव हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह साउंड का प्रोपगेशन हो सकता है। लेकिन अब अगर हम लोग एयर के जगह पे यहाँ पे लिक्विड होगा तो क्या लिक्विड में भी साउंड प्रोपगेट कर सकता है या नहीं प्रोपगेट कर सकता है, ये हम लोग को अब इसमें पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट एक्टिविटी देखनी पड़ेगी, एक्टिविटी 13.8। इसमें क्या करना है, आपको एक बकेट या फिर एक बाथटब लेना है, उसको हम लोग को क्लीन वाटर से पूरा फिल कर देना है। उसके बाद एक स्मॉल बेल लेना है एक हाथ में और उसको क्या करना है,
पानी के अंदर ले जा कर के वहाँ पे रिंग करना है। और रिंग करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बेल है ना, वो उस बकेट का कोई भी बॉडी को या फिर जो भी टब या बकेट जो भी यूज़ किए थे उसको वो कहीं से भी टच ना करे, ना साइड से ना नीचे से, कहीं से भी वो उसको टच ना करे। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर। आपको क्या करना है कि अब वो जो टब था उसके सरफेस में आपको अपने कान लगाने हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो पानी आपके कान के अंदर ना जाए। You can hear the sound of the bell. Can you hear the sound of the bell? Does it indicate that sound can travel through liquids? अब क्या देखना है कि आपको जब आप उसके अंदर उस टब के अंदर में बेल रिंग कर रहे हैं ना, तो आपको उसका साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं। और अगर वो दे रहा है तो ऑब्वियसली इससे क्या पता चलेगा आपको कि जो साउंड है वो लिक्विड्स में भी प्रोपगेट कर सकता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है ये अमेजिंग फैक्ट में, ओ दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो इससे क्या है, मतलब ऑब्वियसली जो वाटर एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर में रहते हैं वो लोग सारे कैसे कम्युनिकेट करते होंगे एक दूसरे से, वाटर से ऑब्वियसली साउंड प्रोपगेट हो रहा है तभी तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना। उसके बाद लेट अस फाइंड आउट इफ़ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। तो इतना तो पता चल गया कि साउंड जो है वो एयर से भी ट्रैवल हो सकता है, लिक्विड से भी ट्रैवल हो सकता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी से हम लोग देखेंगे कि साउंड जो है वो सॉलिड से भी ट्रैवल हो सकता है या नहीं। एक्टिविटी 13.9, आपको क्या करना है, इसमें अब एक स्केल लेना है या फिर एक रॉड भी ले सकते हैं जो अच्छा खासा लेंथ हो उसका, ठीक है, स्केल या फिर रॉड कुछ भी। उसका जो एक एंड है उसको आपको क्या करना है, होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर, एक एंड को उसको आपके अपने कान पे लगाना है और आपके फ्रेंड को बोलना है कि उसके दूसरे वाले एंड को वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्क्रैच करेगा। अब इससे क्या होगा, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। अब क्या करना है कि वो जब अपने उंगली से या जैसे भी वो उसको स्क्रैच कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है, यहाँ पे वो स्क्रैच कर रहा है उसको, तो आपको यहाँ से सुनाई दे रहा है या नहीं। और अपने फ्रेंड से भी आपको पूछना है कि ये जो स्क्रैचिंग वाला साउंड है ये उसको सुनाई दे रहा है या नहीं। आपको तो सुनाई देगा ही, क्योंकि इससे क्या, इस एक्सपेरिमेंट से है कि ये जो बीच में जो हम लोग यूज़ किए हैं ना सॉलिड सब्सटेंस, ये सॉलिड में से साउंड ट्रैवल होकर के आपके ईयर्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ इसको सुनाई दे रहा है कि नहीं ये आपको अपने फ्रेंड से पूछना है। You can also perform the above activity by placing your ear on one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. सेम वैसे ही आप टेबल पे भी कर सकते हैं, एक साइड आपको अपने ईयर्स लगाने हैं और दूसरे साइड से आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो उसको स्क्रैच करे। We found out that sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. तो इससे क्या पता चलता है कि साउंड जो है वो वुड से या फिर मेटल से या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, सब में से वो ट्रैवल हो सकता है। You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings. अब स्ट्रिंग जो है मतलब पतला सा वायर आप बोल सकते हैं, धागा बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ से भी साउंड क्या होता है वो ट्रैवल करता है। उसके लिए भी आप ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या किया है, दो कप्स को एक स्ट्रिंग के थ्रू वो कनेक्ट कर दिया है। अब आप एक साइड से बोलेंगे और दूसरे साइड वाले को क्या होगा कि जब वो उसको अपने कान में लगाएगा दूसरे साइड से, तब वो उसको सुनाई देगा। ये एक टॉय टेलीफोन है आप बोल सकते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं और वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। अब ये जो मीडियम है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। हाउ डू वी हियर इट, अब हम उसको सुनते कैसे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये नेक्स्ट टॉपिक है 13.4, वी हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स। द शेप ऑफ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let does let us let us build a tin can model of the eardrum. जो ईयर है ना उसका जो आउटर वाला पार्ट होता है जो हम लोग के आइज से विजिबल होता है वो एक फनल शेप का होता है। अब जब साउंड ईयर्स में एंटर करता है तो एक लंबा सा कैनल होता है, उससे वो होता हुआ एक मेम्ब्रेन तक जाता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसको कि हम ईयर ड्रम बोलते हैं।
पता ही होगा, इतने सारे पोर्शंस आपको लोब बाहर से ही दिखता है, उसके बाद एक एंट्री होती है, कैनल होता है, वो भी आपको पता है, और उसके बाद ईयर ड्रम होता है, वो भी आपको पता है। तो अब ये ईयर ड्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन वो फंक्शन क्या है उसको जानने के लिए आपको पहले एक आर्टिफिशियल ईयर ड्रम आप बोल सकते हैं टिन कैन के हेल्प से बनाना है। ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी 13.10। टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, कट इट्स एंड। एक प्लास्टिक या फिर एक टिन का कैन लेना है और उसके एंड को कट कर देना है। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड। अब आपको क्या करना है, एक बलून लेना है और जो उसका एक एंड होगा कैन का, वहाँ पे उस बलून को डाल देना है और उसके बाद उसको एक रबर बैंड से अच्छे से बांध देना है। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच्ड रबर। अब ये जो रबर स्ट्रेच हुआ है ना, उसके ऊपर 4-5 सीरियल्स जो होगी, कोई भी ड्राई मतलब कोई भी अनाज, उसको क्या करना है आपको, वो जो स्ट्रेच वाला रबर है उसके ऊपर रख देना है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड। अब वो जो ओपन वाला एंड था ना, दूसरी साइड जो खुला हुआ था, एक साइड में तो आपने उसको कट करा तो एक साइड तो पहले से खुला रहता है, दूसरी साइड खुल गया, तो एक साइड में आपने रबर बैंड से उसको पूरा से पैक करके एक बलून लगा दिया है और वो पूरा फुल्ली स्ट्रेच है जिसके ऊपर आपने ग्रेन्स रखे हैं। अब दूसरी साइड से आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो उसमें कुछ नीचे से कुछ भी बोले या चिल्लाए, कुछ भी। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन, वाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। और आपको उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि ग्रेन्स को क्या हो रहा है, तो वहाँ पे ग्रेन्स जो है ना वो ऊपर नीचे जंप होने लगेंगे। अब आप सोचो कि वो ऊपर नीचे जंप क्यों हुआ, तो ईयर ड्रम जो है ना वो भी सेम ऐसा ही स्ट्रेच होता है, जैसे कि रबर शीट हमने स्ट्रेच किया, बलून को जैसे स्ट्रेच किया, सेम वैसे ही जो ईयर ड्रम्स है वो भी स्ट्रेच रहते हैं। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। द ईयर ड्रम सेंड्स साउंड टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज़ हाउ वी हियर। तो क्या जो अभी तक हम लोग पढ़े उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है इससे हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो, ये ईयर है जो कि हम लोग बाहर से विजिबल होता है, जो एक वेसल शेप का है। उसके बाद एक ये कैनाल होता है जो कि ईयर ड्रम तक जाता है। जैसे ही आसपास में कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, आसपास में कोई भी साउंड है, तो वो साउंड जो है हम लोग का ये जो ईयर है वो सबको कैप्चर करके और यहाँ कैनाल में डायरेक्ट करता है। अब इस कैनाल की तरफ डायरेक्टेड होने के बाद में जब वो ईयर ड्रम के पास पहुँचता है तो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होने लगता है। ये वाइब्रेशंस जो है ना वो हम लोग के इनर ईयर्स तक वो पहुंचाता है, जो कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मसल्स होते हैं, वो उन सारे जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसको हमारे ब्रेन तक लेकर के जाते हैं और फिर इन सिग्नल्स को हमारा जो ब्रेन है वह रिकॉग्नाइज करके हम लोग को बताता है कि वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, और इससे ही हम लोग बोलते हैं कि हमें सुनाई दिया कि सामने वाले ने क्या बोला। तो दैट इज़ हाउ वी हियर। अच्छा, मैंने शायद ऑक्सिलरी मसल्स बोला, क्या ऑक्सिलरी नर्व्स बोलते हैं ना उसको। ये इनर ईयर का भी पोर्शन यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया है। एंड फिर से एक अमेजिंग फैक्ट जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इन टू आर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। यानी कि कोई भी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या कोई भी हार्ड चीज़ जो है वो उसको हम लोग अपने ईयर्स में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो ईयर ड्रम है ना वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, और ईयर ड्रम अगर एक बार डैमेज हो गया तो उसके बाद में इंसान अब कुछ सुन नहीं सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे पहले की वीडियो और आगे की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।